आज हम 2026 की ईरान जंग पर बात करेंगे, लेकिन इसे एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, बल्कि हम इसे बैनुल-अक़वामी कानून, खुद मुख्तारी और सफारतकारी के नुक्ते नज़र से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक केस स्टडी की तरह। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि 21वीं सदी में आखिर कौन सी चीज़ किसी जंग को कानूनी बनाती है। और ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है। ये सवाल हमें इस मसले की जड़ तक ले जाता है कि मुल्क अपने इक़दामात को दुनिया के सामने कैसे जायज़ ठहराते हैं। आजकल तो ये उसूल मुसलसल आजमाइश में हैं और यही सवाल दरअसल हमारे आज के पूरे तज्ज़िये की बुनियाद बनेगा। अच्छा, तो फिर किसी जंग को जायज़ कैसे ठहराया जाता है? आइए देखते हैं कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इस तनाज़े के लिए दुनिया के सामने क्या सरकारी वजूहात पेश की। यहाँ ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। एक तरफ तो ट्रंप इंतज़ामिया की सरकारी बातें थी कि भाई ईरान से एक फौरी ख़तरा है, उसे रोकना है, उनका एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना है। और फिर दूसरी तरफ IAEA जैसे बैनुल-अक़वामी अदारे थे जिनका तज्ज़िया ये कहता था कि उन्हें तो एटमी हथियारों के प्रोग्राम का कोई सबूत ही नहीं मिला। अब ये जो दो अलग बयानिए हैं, इनका टकराव बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की एक बहुत बड़ी हकीकत को सामने लाता है कि जब मालूमात ही मुतनाज़ा हो जाएं तो सच का फैसला आखिर कौन करेगा। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ फौजी हिकमत अमलियों की नहीं थी। इसने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के एक बहुत ही बुनियादी उसूल को चैलेंज किया, और वो उसूल है खुद मुख्तारी का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये खुद मुख्तारी है क्या। इसको ऐसे समझें जैसे कोई अपने घर का मालिक होता है। ये वो उसूल है जो कहता है कि हर मुल्क अपनी सरहदों के अंदर अपने कानून बनाने और अपने फैसले करने में आज़ाद है। तो इसी खुद मुख्तारी के उसूल की बुनियाद पर दुनिया भर के बहुत से कानूनी माहिरीन ने इन हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने इसे साम्राज्यत का अमल कहा और कहा कि ये उस लिबरल बैनुल-अक़वामी निज़ाम से हटने के मुतरादिफ है जो कई दहाइयों से कायम था। यहाँ एक ख़ास कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, जारियत का जुर्म। इसका मतलब होता है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर ताकत का इस्तेमाल, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की एक बहुत संगीन खिलाफ वर्जी मानी जाती है। और ये जो बात है ना, ये इस इक़्तिबास में बहुत वाज़े तौर पर नज़र आती है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के साबिक़ चीफ प्रोसिक्यूटर लुइस मोरिनो ओकेम्पो ने कहा कि दुनिया कवायद पर मबनी निज़ाम से एक शख्स की हुक्मरानी की तरफ जा रही है, जो कि एक काबिल अमल दुनिया नहीं है। जब वो ये कहते हैं तो दरअसल वो इस गहरे खौफ का इजहार कर रहे हैं कि आलमी इस्तेहकाम को अब चंद रहनुमाओं के यकतरफा फैसलों से खतरा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2026 में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें कई दहाइयों पुरानी बेएतमादी में हैं। 1953 में अमेरिका की हिमायत से होने वाली बगावत, जिसने ईरान की जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, वहाँ से लेकर 1979 के इस्लामी इनकलाब तक, जिसने सिफारती ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए, माजी के इन तमाम वाक़यात ने मिलकर 2026 के तसादम की ज़मीन तैयार की। लेकिन देखें, बैनुल-अक़वामी कानून सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है, इसके हकीकी दुनिया पर बहुत गहरे असरात होते हैं। तो सवाल ये है कि इस तनाज़े की लहरें पूरी दुनिया में कैसे फैले? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो था आब-नाए हुर्मुज़ को बंद करना। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 1/3 समंदरी तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। इस एक कदम ने आलमी तिजारत की शह रग पर हाथ रख दिया था। और फिर बात आती है कीमत की। फौजी कार्रवाइयों की माली कीमत बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर अमेरिका को ये जंग $12.7 बिलियन की पड़ी। ये रकम हमें याद दिलाती है कि जंगें कितनी तेजी से मुल्कों के खजाने खाली कर देती हैं। और ये असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रहा। पहले महीने में ही आसपास के पूरे खित्ते, खास तौर पर खुलीजी अरब रियासतों को अंदाजन $196 बिलियन का मुआशी नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि आज की जंगों के मुआशी झटके कितनी दूर तक महसूस किए जाते हैं। तो खुलासा ये है कि इन फौजी कार्रवाइयों का सीधा सीधा ताल्लुक पूरी दुनिया की माशी तकलीफ से था। आब-नाए हुर्मुज़ के बंद होने से जो हुआ वो 1970 की दहाई के बाद तेल का सबसे बड़ा बहरान था, जिसकी कीमत दुनिया भर में आम लोगों ने चुकाई। अच्छा, जब बहरान इतना बढ़ रहा था तो क्या सिफारतकारी के लिए कोई रास्ता बचा था? आइए ज़रा उन कोशिशों पर भी नज़र डालते हैं जो इस जंग को रोकने के लिए की गईं।
ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا سوائے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے، یہ اس سخت رویے کو دکھاتا ہے جس کی وجہ سے مذاکرات تقریباً ناممکن ہو گئے تھے۔ جب آپ کی شرطی غیر مشروط سرنڈر ہو تو پھر بات چیت کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی مذاکرات کی کوئی حکمت عملی تھی یا پھر جنگ کو جاری رکھنے کا ایک بہانہ؟ یہ جو ٹائم لائن ہے یہ ایک ہی کہانی سناتی ہے، سفارتی ناکامی کی۔ ایک طرف سے امریکہ کوئی پیشکش کرتا اور دوسری طرف سے ایران اسے فوراً رد کر دیتا، یہاں تک کہ 8 اپریل کو جو عارضی جنگ بندی ہوئی وہ بھی بنیادی مسئلے کو حل نہیں کر سکی۔ اس سے صرف یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں طرف اعتماد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو آخر میں یہ پورا تنازع ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف ایک ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے قومی مفاد میں کام کرے اور دوسری طرف ایک مستحکم اصولوں پر چلنے والے عالمی نظام کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جسے قائم رکھنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں ہی بنیادی اصولوں پر متفق نہ ہوں تو پھر مستقبل میں ایسے عالمی بحرانوں کو کون روکے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔